नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमल राष्ट्रीय पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। थोड़ी देर में कोर्ट के सामने होगी पेशी। श्रीलंका में 60 लाख नागरिकों पर भोजन का संकट। WFP ने की 500 करोड़ रुपए की सहायता की मांग। दिल्ली में अब गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी बोलेंगे फराटेदार इंग्लिश। केजरीवाल सरकार की नई योजना। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। आदेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। बेहद खास होगा राम मंदिर। सूर्य करेंगे रामलला का अभिषेक। परिसर में लगेंगे रामायणकालीन वृक्ष। और अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया है और थोड़ी ही देर में एजेंसी उन्हें स्थानीय अदालत के सामने पेश करेगी। एक दिन पहले ही उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी और इस छापे में करीब 20 करोड़ रुपए मिलने का दावा हुआ था। गौरतलब है, ईडी के अधिकारियों ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में चटर्जी से शुक्रवार रात भर पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारियों ने चटर्जी के आवास पर शुक्रवार सुबह 8 बजे से उनसे पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब कथित घोटाला हुआ तब चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय इस घोटाले में कथित रूप में शामिल लोगों के खिलाफ धन शोधन संबंधी पहलू की जांच कर रहा है। पार्थ चटर्जी अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार 25 अप्रैल को और दूसरी बार 18 मई को पूछताछ की गई थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री अधिकारी से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा उनकी बेटी स्कूल शिक्षक की अपनी नौकरी गंवा चुकी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट से हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के खाने में आफत आ गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने कहा है कि देश में 60 लाख से अधिक लोगों पर खाने का संकट मंडरा रहा है और फिलहाल 30 लाख लोगों की भूख मिटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रमुख अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में आजादी के बाद से सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रही है और अगले कुछ महीनों में चौंका देने वाली मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। सिद्दीकी ने कहा कि श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति की दर जून तक 80% से अधिक है और आने वाले महीनों में इस प्रवृत्ति के बढ़ने की संभावना है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 1/4 आबादी यानी लगभग 53 लाख लोग या तो वे अपने भोजन की मात्रा कम कर रहे हैं या एक वक्त भोजन छोड़ रहे हैं या वे खाने के लिए अपने परिवार के युवा सदस्यों को वरीयता दे रहे हैं। श्रीलंका में खाद्य संकट के बीच समय की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 2022 के अंत तक WFP को 500 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता है। हालांकि यह केवल 30% लोगों की भूख मिटा सकेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। इसकी जानकारी आज खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। सीएम ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर युवाओं को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाएगा और दिल्ली की इस स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कोर्स कराएगी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार बच्चों को इंग्लिश को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। इससे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। साथ ही यह कोर्स पर्सनली डेवलपमेंट में मदद करेगा और जिससे स्टूडेंट्स की नौकरी की संभावनाओं में भी सुधार होगा। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और LOP रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने कई आबकारी नीति के खिलाफ नई दिल्ली मथुरा रोड स्थित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड तोड़ने के कारण पुलिस ने आदेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मालूम हो कि शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कदम उठाया था।
एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और इस महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है। अयोध्या में रामनवमी को जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस समय खुद भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें उस समय सूर्य की किरण सीधे भगवान रामलला के मुखार बिंदु यानी मस्तक को प्रकाशित करें। इसलिए इस काम को आर्किटेक्ट के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ राम जन्मभूमि परिसर के कुल 20 एकड़ भूमि में ही मंदिर निर्माण कार्य होगा, जबकि शेष 50 एकड़ भूमि में हरियाली ही होगी। इससे वाल्मीकि रामायण में जिन रामायणकालीन वृक्षों का जिक्र है उससे जुड़े वृक्ष लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है, तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की कृपा में मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखार बिंदु को मस्तक को प्रकाशित करें। इस पर काम किया जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञानी इस पर काम कर रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा यानी 50 एकड़ जमीन पर हरियाली होगी। इस जगह पर उन वृक्षों को लगाया जाएगा जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। वहां कितने वृक्ष हैं, कितने फैमिली के कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष और लगाए जा सकते हैं और उस समय के कितने वृक्षों को राम जन्मभूमि परिसर में उगाया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। यानी कि राम जन्मभूमि परिसर में ऐसा अलौकिक दृश्य और वातावरण होगा जो आध्यात्मिकता से भरपूर और वास्तविकता का एहसास कराएगा। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार, थोड़ी देर में कोर्ट के सामने होगी पेशी। श्रीलंका में 60 लाख नागरिकों पर भोजन का संकट, डब्ल्यूएफपी ने की 500 करोड़ रुपए की सहायता की मांग। दिल्ली में अब गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी बोलेंगे पराठेदार इंग्लिश, केजरीवाल सरकार की नई योजना। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, आदेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। बेहद खास होगा राम मंदिर, सूर्य करेंगे रामलला का अभिषेक, परिसर में लगेंगे रामायणकालीन वृक्ष। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी दलों की एकता बनाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उनके चाचा शिवपाल यादव ने एक और झटका दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सपा में क्रॉस वोटिंग उनकी चिट्ठी के कारण हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मेरी चिट्ठी के असर के चलते सपा में क्रॉस वोटिंग हुई। मेरी चिट्ठी के कारण ही सच्चे समाजवादियों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। दरअसल मुलायम सिंह यादव पर यशवंत सिन्हा के पुराने बयान को लेकर शिवपाल ने सपा विधायकों को चिट्ठी लिखी थी और उनसे अपील की थी कि वह यशवंत सिन्हा को वोट न दें। शिवपाल ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि समय लेकर उनसे मिलने भी जाऊंगा।
शिवपाल ने अपने बयान में कहा, आदिवासी समाज की प्रथम महिला प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। अब आपके नेतृत्व में सशक्त व सर्वसमावेशी भारत का स्वप्न पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं। एक तरफ शिवपाल यादव तो दूसरी तरफ सुभाषपा के ओपी राजभर के रुख से लगता है कि अखिलेश की मुश्किलें और अभी बढ़ने वाली हैं। राजभर को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है और इसको लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया होगा, वहीं सरकार को जरूरी लगा होगा, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी होगी। इसको राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा, अगर हमारी राय मानते होते तो आज नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि नेताजी के विचारों पर चलने वाले कभी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कांवड़ियों के पैर धोकर स्वागत करने के बाद हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सीएम धामी की घोषणा के अनुसार हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और पुलिस कप्तान योगेंद्र सिंह रावत ने खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से उड़ान भरकर पहले यूपी से सटे नारसन बॉर्डर तक फूल बरसाए गए। इसके बाद बैरागी कैंप होते हुए हर की पौड़ी पर गंगा जल भर रहे कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। जिस समय कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए उस समय हरिद्वार में हर की पौड़ी का नजारा अलग ही देखते बन रहा था। कांवड़ियों ने भी अपना स्वागत होते देख हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ ही योगी मोदी और धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कांवड़ मेले पर नजर बनाए हुए हैं। उनका निर्देश है कि हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। इसके साथ ही हर की पौड़ी पर मौजूद कांवड़ियों ने सीएम धामी के फूलों की बारिश करने के फैसले की जमकर सराहना की और इसे ऐतिहासिक पल बताया। बता दें कि कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन का अनुमान है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आज और कल में अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे और डाक कांवड़ में यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। आतंकी यासीन मलिक का कहना है कि जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है उस पर सही से जांच नहीं की जा रही, इसलिए वह भूख हड़ताल पर बैठा है। जेल के आला अधिकारी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे लेकिन उसने भूख हड़ताल छोड़ने से मना कर दिया। इससे पहले मलिक ने 13 जुलाई को दिल्ली के विशेष अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण से जुड़े मामले में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने और गवाहों से खुद जिरह करने की अनुमति मांगी थी। मलिक ने कहा था इसकी अनुमति न मिलने पर वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा। मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुआ। मलिक ने कहा था कि उसने अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने की अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल यह मामला 8 दिसंबर 1989 को रूबिया सईद के किडनैपिंग से जुड़ा है। केंद्र में इस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी। सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। उसके बाद किडनैपर्स ने रूबिया को आजाद कर दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मलिक को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में यह सजा सुनाई गई थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की है। यह जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से आधिकारिक बयान के अनुसार दी गई। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। आधिकारिक बयान के अनुसार कहा गया कि इस बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल और अभिजीत बनर्जी ने दिल्ली में अधिक रोजगार पैदा करने के मुद्दे पर चर्चा की है। इसमें राजधानी दिल्ली के मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में इनोवेशन क्लस्टर स्थापित कर रोजगार मुहैया कराने पर चर्चा भी हुई है। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के संवाद और विकास आयोग डीडीसीडी की उपाध्यक्ष जयसिंह शाह भी बैठक में शामिल रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार के काम को भारत और दुनिया भर में एक मॉडल के रूप में समाज की भलाई के लिए अपनाने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदूषण की समस्या से निपटने और जल सुरक्षा को लेकर उनसे चर्चा की है।
देश भर के ज्यादातर राज्यों में बीते दिनों हुई बारिश के बाद उफान पर आए नदी नालों के कारण कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई राज्यों में बाढ़ के कारण लाखों की तादाद में लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। फिलहाल इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारी बारिश से निपटने के लिए यूपी सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद आने वाली बाढ़ और पैदा होने वाली अन्य समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सुधीर गर्ग ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी भी परिस्थिति में जीवन और आजीविका को बचाने के संकल्प को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सुधीर गर्ग का कहना है कि अभी तक सिर्फ पड़ोसी राज्यों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश ने किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, चाहे भूखा हो या बाढ़। हम पर हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम बन रहे हैं और अभी तक राज्य में हुई बारिश के कारण जलभराव या बाढ़ का कोई मामला सामने नहीं आया है। गर्ग के अनुसार भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति में लोगों के साथ ही उनके मवेशियों के भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार तैयारी कर रही है। इसके अलावा उनके लिए सुरक्षित जगहों पर कैंप भी लगाने की तैयारी है। बाढ़ के दौरान सरकार महिलाओं के लिए एक डिग्निटी किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, कंघी समेत उनकी सुविधा का सामान रहेगा। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सुधीर गर्ग के मुताबिक बाढ़ के दौरान किसी के हताहत होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्याप्त मुआवजा भी देगी। तो वहीं मानसून के दौरान हुई बारिश के कारण नालों को बंद होने से रोकने के लिए उनकी पहचान करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। और हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार, थोड़ी देर में कोर्ट के सामने होगी पेशी। श्रीलंका में 60 लाख नागरिकों पर भोजन का संकट, WFP ने की 500 करोड़ रुपए की सहायता की मांग। दिल्ली में अब गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी बोलेंगे पराठेदार इंग्लिश, केजरीवाल सरकार की नई योजना। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, आदेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। बेहद खास होगा राम मंदिर, सूर्य करेंगे रामलला का अभिषेक, परिसर में लगेंगे रामायणकालीन वृक्ष। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन में नए चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य का स्वास्थ्य बजट 2 गुना हो गया है। इसके पीछे उन्होंने सरकार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं और आम लोगों तक उसकी पहुंच को सबसे बड़ा कारण बताया है। सीएम नवीन पटनायक का कहना है कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य का स्वास्थ्य बजट 6,800 करोड़ रुपए से अधिक था, जो अब बढ़कर इस वित्त वर्ष में 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। उनका कहना है कि यह राज्य की योजना के 6% से अधिक है। बता दें कि उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में शुक्रवार को 358 एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी, 116 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और 36 होम्योपैथिक लेक्चरर शामिल किए गए हैं। नई भर्ती होने पर लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी से वर्चुअल माध्यम से मुलाकात की और सभी को बधाई दी। सीएम पटनायक ने सभी चिकित्सा अधिकारियों और लेक्चरर से अपने पेशे को एक मिशन बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि वह आशा करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और अधिक मजबूत और प्रभावी होगी। नवीन पटनायक का कहना है कि उनका उद्देश्य राज्य के सभी 4.5 करोड़ लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। उनकी सरकार राज्य में सभी को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने के लिए और लोगों के जेब खर्च को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में एक बड़ा फैसला हुआ है। राज्य सरकार की ओर से विधायक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सदन में वेतन भत्ता वृद्धि के लिए संशोधन विधेयक पारित हो गया है और अब विधायकों को पहले से ज्यादा सैलरी और भत्ते मिलेंगे। इससे राज्य सरकार का वित्तीय भार 4,89,00,000 रुपए हो जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद मानसून के तीसरे दिन वेतन भत्ता वृद्धि से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया गया। इसमें हर महीने मिलने वाली सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, दैनिक भत्ता और चिकित्सकीय भत्ता में भी वृद्धि की गई है। सदन में पारित विधेयक के अनुसार अब नेता प्रतिपक्ष का वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 30,000 बढ़ाकर 70,000 रुपए किया गया है और दैनिक भत्ते में 1,000 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। इससे अब राज्य सरकार पर नेता प्रतिपक्ष के लिए सालाना वित्तीय भार 7,20,000 रुपए होगा और विधानसभा अध्यक्ष का महीने का वेतन 32,000 रुपए है। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 33,000 रुपए से बढ़ाकर 73,000 रुपए किया गया है और दैनिक भत्ता 2,000 को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष का वेतन 28,000 प्रति महीना है और निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 28,000 से बढ़ाकर 68,000 रुपए किया गया और दैनिक भत्ता 2,000 रुपए था। इसमें 800 रुपए बढ़ाकर 2,800 रुपए किया गया है। इसमें अब राज्य सरकार को सालाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए 7,56,000 रुपए और उपाध्यक्ष के लिए 6,24,000 रुपए वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते में वृद्धि के बाद अब कुल 13,80,000 वित्तीय भार आएगा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके अनुसार मासिक वेतन 20,000 रुपए है। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 25,000 रुपए बढ़ाकर 55,000 रुपए किया गया है। टेलीफोन भत्ता को 5,000 रुपए बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। दैनिक भत्ते में 1,000 रुपए बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया। इसके अलावा चिकित्सकीय भत्ते में 5,000 रुपए बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। इसके बाद अब राज्य सरकार को सालाना वित्तीय भार 4,68,00,000 रुपए आएगा। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार असंवैधानिक है और यह शैतानी महत्वाकांक्षा से पैदा हुई है। ठाकरे अपनी शिव सांसद संवाद यात्रा के तहत औरंगाबाद में लोगों को संबोधित कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने वैजापुर, खुलताबाद और एलोरा का दौरा किया। ठाकरे ने कहा कि शैतानी महत्वाकांक्षा के कारण बनी यह सरकार असंवैधानिक है और अवैध है। यह अस्थायी सरकार है और गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बगावत की साजिश पिछले साल दिवाली के त्योहार के आसपास शुरू हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्जरी कराने के बाद ठीक हो रहे थे। ठाकरे ने दावा किया इन लोगों यानी शिंदे खेमा ने जो किया वह मानवता के खिलाफ है। जब उनके नेता कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बीमार पड़ गए तो वे लोग जून में सूरत चले गए। उन्होंने कहा कि नई सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की प्रक्रिया को रोकने और फिर से जारी करने का निर्णय बचकाना था। उन्होंने कहा कि यहां हवाई अड्डे का नाम बदलना उधर में लटका हुआ है। शिवसेना के पूर्व लोकसभा सदस्य चंद्रकांत खैरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे का इस्तेमाल किया क्योंकि उससे महाविकास अघाड़ी सरकार को हटाना मुश्किल हो रहा था। वहीं विधायक उदयवीर राजपूत ने कहा कि ठाकरे ब्रांड हमेशा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है।
उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर में शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद से फिर राजनीति पारा चढ़ गया है। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर के विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई हैं। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशवदेव मौर्य नजर आए, जिसके बाद माना जाने लगा कि सपा में फिर से एक बार घमासान शुरू हो गया है। शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशवदेव मौर्य नजर आए और इस दौरान दोनों के साथ खाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं एक तस्वीर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद केशवदेव मौर्य ने बताया है कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाएं हुई हैं। महान दल प्रमुख ने कहा कि सपा विधायक ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। इसके अलावा आजम खान ने उन्हें खाना भी खिलाया है। जिस तरह से सपा नेता हमसे मिले, हम उससे काफी अभिभूत हैं। इससे पहले आजम खान ने चैनल में बात करते हुए कहा था कि लोग गठबंधन से चले गए हैं, उनको हम मनाएंगे और वापस लेकर आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा विधायक ने नाराज लोगों को मनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि काफी दिनों से केशवदेव मौर्य अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इस दौरान एक बार उन्होंने फेसबुक पर लिखकर कहा था कि अखिलेश यादव के साथ अच्छा बुरा दोनों रिश्ता समाप्त। चुनाव के दौरान सपा ने मेरी उपेक्षा की, मुझे नजरअंदाज किया। उसके बाद बताया गया कि चुनाव के दौरान सपा द्वारा गिफ्ट की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी वापस ले ली गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 712 नए मामले पाए गए हैं। यह जानकारी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार रात को दी। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस समयावधि में दिल्ली में 593 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। तो वहीं दिल्ली में फिलहाल 2327 केस एक्टिव हैं। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 4.47% है। दिल्ली सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे में 15,943 सैंपल्स की जांच हुई, जिसके बाद अब तक कुल जांच की संख्या बढ़कर 3,93,84,267 हो गई है। वहीं बीते दिन में एक मरीज की मौत हुई है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 26,298 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य में कुल एक्टिव केस में से 1508 मरीज होम आइसोलेशन में है, तो वहीं 107 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार के कोविड अस्पतालों में 118 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं 11 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना के संदिग्ध माने जा रहे हैं। वहीं 107 संक्रमित मरीज भर्ती हैं, 27 मरीज आईसीयू, 27 मरीज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, तो वहीं 87 मरीज दिल्ली और 20 मरीज राज्य के बाहर के हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड रोधी टीकों की अब तक 3,55,71,218 खुराकें दी जा चुकी हैं। महामारी के शुरू होने से अब तक दिल्ली में 19,47,025 मामले पाए जा चुके हैं, जिसमें से 19,18,400 ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।